अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन शो हो रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में इसका मैसेज देते हैं ताकि हम फर्दर प्रोसीड कर सकें। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, सो टुडे इज़ योर फर्स्ट वर्कशॉप ऑफ कंटेंट राइटिंग और आज हम लोगों ने कुछ बेसिक टॉपिक्स देखते हैं इसके कि कंटेंट राइटिंग होती क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन सी हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम बचा, हम देखेंगे कि हम अपनी नीश को या अपनी स्पेसिफिक फील्ड को कैसे फाइंड कर सकते हैं और एट द एंड हम लोग अपनी ऑडियंस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं ताकि हम एफिशिएंट कंटेंट उनको प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं कंटेंट राइटिंग का। कंटेंट राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग। आपने अब उन फैक्टर्स पे गौर करना है, उन मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है जिनको आपने अपने माइंड में रखते हुए किसी भी किस्म का कंटेंट क्रिएट करना है। सबसे पहले क्या है? वैल्यूएबल, रेलेवेंट एंड कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड एंगेज अ स्पेसिफिक ऑडियंस। अब वैल्यूएबल, रेलेवेंट और कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? आप एक कंटेंट लिखते हैं, आप कोई भी चीज़ लिखते क्यों हैं? क्योंकि आपको लगता है कि अगले बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, या आपको लगता है कि मैं अपनी तरफ से ये चीज़ आगे शेयर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है? तो वो चीज़, वह ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपको उस पूरे प्रोसेस से गुज़रने पे टेम्प्ट करती है कि आप एक कंटेंट लिखें। आपको जो भी चीज़ लिखनी है ना, वो आपको ऐसी लिखनी है कि लोग जब एक दफ़ा उसको देखें तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, ठीक है? आप बेशक एक सोशल मीडिया कंटेंट लिख रहे हैं, आप बेशक ईमेल राइटिंग कर रहे हैं, प्रपोजल राइटिंग कर रहे हैं, आप सिंपल एक आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग भी कर रहे हैं, आपका कोई भी कंटेंट इस तरह का होना चाहिए कि जो भी ऑडियंस है या जो भी बंदा आपके कंटेंट को अप्रोच कर रहा है वो प्रॉपर्ली उसको आगे उसको फील हो कि यार मैंने वाकई कोई चीज़ पढ़ी है, ठीक है, या मैंने वाकई एक लिखी हुई कोई चीज़ पढ़ी है। तो वैल्यूएबल कंटेंट का मतलब क्या है कि आपका कंटेंट इस तरह का हो कि अगले बंदे को उसके एक वर्थ पता चले, या अगले बंदे को उससे कोई फ़ायदा हो, उसको कोई वैल्यू प्रोवाइड हो सके। रेलेवेंस का क्या मतलब है कि ऑडियंस की क्वेरीज के अकॉर्डिंगली आपने अपने कंटेंट को डिवाइस करना होता है। फॉर एग्जांपल, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप ब्लॉग लिख रहे हैं, जैसे हम लोगों ने एसईओ में बात की थी कि जब भी आप ऐसी कोई चीज़ लिखते हैं, आप सबसे पहले देखते हैं कि ऑडियंस की नीड क्या है, ऑडियंस की नीड क्या है, ऑडियंस पूछ क्या रहे हैं और आप क्या जवाब दे रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल वो पूछ रहे हो व्हाट इज़ इंजीनियरिंग और आपका कंटेंट हो टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग पे, मतलब क्लाइंट ने आपको बोला कि आप लिखो व्हाट इज़ इंजीनियरिंग पे और आप उसको लिख के दे रहे हो टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग पे, तो वो उसको थोड़ा सा होगा ना कि यार मैंने पूछा क्या था, मुझे जवाब क्या मिल रहा है। तो जो भी कंटेंट होता है वो अब इस तरह जब आप आगे कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, आगे जब इस फील्ड में फर्दर फ्रीलांसिंग की साइड पे जाते हैं, तो आपको फिर पता होता है कि यार क्लाइंट की डिमांड मेरे से क्या है, या उसने मुझे ऐसा कौन सा स्पेसिफिक टॉपिक दिया जिस पे मैं लिखूं, और उसी टॉपिक से रेलेवेंट ही लिखना होता है। आप कभी उसको इरेलेवेंस नहीं लेके जाते। एंड कंसिस्टेंट कंटेंट का क्या मतलब है कि वो कंटेंट आपका दरम्यान में कंटेंट का फ्लो ब्रेक नहीं करना चाहिए। एक फ्लो में स्टार्ट करें, एक पहले पूरी आउटलाइन स्ट्रक्चर करें, उसके बाद जाके आप अपने कंटेंट को डिवाइस कर सकते हैं ताकि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है, उसको आप अट्रैक्ट कर सकें या उसको इंगेज रख सकें। अब जैसे हम लोगों ने शायद पढ़ा था पहले भी, एसईओ की वर्कशॉप्स में काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने एक चीज़ ये भी देखी थी कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जो अगर रेलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड ना करें तो ऑडियंस जो भी उन वेबसाइट्स को अप्रोच करती है, तो वो क्या होता है कि वो वेबसाइट ओपन करती है, उनको पता चल जाता है कि यार इस वेबसाइट पे तो हमारे रेलेवेंट कोई कंटेंट है ही नहीं, तो वो
दोबारा से वापस आ जाती है, एग्ज़िट कर देती है। तो आपके वेबसाइट के एनालिटिक्स में या आपके कंटेंट के एनालिटिक्स में ये चीज़ भी शो हो रही होती है, कितने बंदे आए, कितने बंदों ने एग्ज़िट कर दिया और कितने बंदे एंगेज्ड रहे, ठीक है? और कितने बंदे किस टाइम तक एंगेज रहे, वेबसाइट की विजिबिलिटी का टाइम कितना था, आपकी कंटेंट की विजिबिलिटी का टाइम कितना था। ये सारी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं जब आप प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग की तरफ आते हैं। Now it involves crafting high quality, well researched, and informative content that resonates with the target audience, builds brand awareness, and drives business results. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव निश पे आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आपका जो भी कंटेंट होगा, हाई क्वालिटी का क्या मतलब है? जैसे हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि हाई क्वालिटी में आपने स्पैम कंटेंट यूज़ नहीं करना, आपने इरेलेवेंट चीज़ें ऐड नहीं करनी, आपने अपने कंटेंट को कंसाइज टू द पॉइंट और एक्यूरेट रखना है और वेल रिसर्च रखना है, ताकि आप पूरी अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स आप बात कर सकें या आप आगे अपनी बात आगे पहुंचा सकें। उसके बाद जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपना कोई बिज़नेस लॉन्च करते हैं या आप कोई बिज़नेस वेबसाइट के लिए कंटेंट्स लिख रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना होता है कि आप रेलेवेंट कंटेंट लिखते हैं, ऐसा जो फुली इंगेज रखे ऑडियंस को और आपकी जो भी सर्विस है या आपका जो भी बिज़नेस है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। अब कंटेंट राइटिंग में डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, इवन ई बुक्स, वाइट पेपर्स, केस स्टडीज़ एंड मच मोर। अब हम कंटेंट लिखते क्यों? सबसे पहला जो प्राइमरी गोल है आपका कोई भी कंटेंट लिखने का, दैट इज़ टू प्रोवाइड वैल्यू टू द ऑडियंस, ठीक है? आप कोई भी कंटेंट लिखते हैं तो आपको सबसे पहले माइंड में आप क्या चीज़ होनी चाहिए, आपकी टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है? आपने अपनी ऑडियंस को किस तरह से इंगेज रखना है, किस तरह से उनको एक वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना है। देन यू हैव टू एस्टैब्लिश द ब्रांड एज एन अथॉरिटी इन इट्स इंडस्ट्री एंड अल्टीमेटली ड्राइव सेल्स, लीड्स एंड अदर डिजायर्ड एक्शंस। ये तो चलो बात की बात है ना, ये तो कॉमनली एक वेबसाइट के लिए है कि आप एक वेबसाइट को किस तरह से ज़्यादा अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली भी आप कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं, आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं, आप अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस डेवलप करते हैं, आपको ऐसा कंटेंट चाहिए होता है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो वो हम इस वर्कशॉप में यही सीखेंगे कि हम ऐसा कंटेंट कैसे बना सकते हैं। अभी हम आज एक बेसिक इंट्रो टाइप्स वगैरह नीश और ऑडियंस को देख लेंगे, लेकिन आगे जाके हम लोग स्पेसिफाई कर लेंगे सोशल मीडिया पोस्ट पे, फिर हम कुछ आर्टिकल्स का भी एक आधे दिन हम उसको स्ट्रक्चर कर रहे होंगे और उसका डाटा एनालिसिस सारा कुछ वो देख रहे होंगे। तो डिफरेंट चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आगे फर्दर काम आएँ, और आई होप आप लोग तो वैसे भी सोशल मीडिया पोस्ट अगर सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पोस्टिंग वगैरह करते हुए नीचे कैप्शन का तो आपको पता है ना कि कैप्शन आपने किस तरह से लिखना है, तो उसी कैप्शन को हम बिज़नेस मॉड्यूल्स में किस तरह से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, हम वो सारी चीज़ें सीखेंगे। Now, effective content requires a deep understanding of the target audience, industry trends, and marketing goals. अब ये चीज़ें क्यों ज़रूरी होती हैं, चीज़ें मैं आपको आगे बताती हूँ। It involves a combination of creativity, research, and strategy to produce engaging, informative, and optimized content that resonates with the audience and achieves business objectives. आपने बेसिकली करना क्या होता है, ये नहीं कि आप रिसर्च कर रहे हैं और वो वही फैक्ट्स फिगर्स वहाँ से उठा के कॉपी पेस्ट कर दें अपने कंटेंट में। नहीं, आपने अपने अंदर वो क्रिएटिविटी लेकर आनी है, वो स्किल लेकर आना है जिसकी बेसिस पे आप उस कंटेंट को मोल्ड करके ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में आगे पोर्ट्रे कर सकें, ठीक है? लोगों को एक फुली रिसर्च्ड, क्रिएटिव और ऐसा कंटेंट चाहिए जो एक पूरी स्ट्रैटेजिकल बेसिस पे ऑप्टिमाइज हुआ हो और ऑडियंस को अच्छे से अट्रैक्ट करे। अब कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी होती है, या ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं? तो सबसे पहले आता है आपका इट कम्युनिकेट्स मैसेजेस, ठीक है? अब होता क्या है बेसिकली कि आप जो भी आपने अपना पैगाम जो आगे पहुंचाना होता है ना, वो आपने बेसिकली कम्युनिकेशन के थ्रू पहुंचाना होता है। अब उसमें वर्बल भी है और उसमें रिटन भी है। रिटन कम्युनिकेशन में जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, जो भी एलिमेंट्स आप यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफरिंग योर इंफॉर्मेशन टू योर ऑडियंस इज़ टिपिकली कॉल्ड योर कंटेंट, ठीक है?
बेसिकली वो सारी चीज़ें वो होता क्या है, वो चाहे जिस मर्ज़ी फॉर्मेट में हो, लेकिन वो एक कंटेंट है, फॉर्मल है इनफॉर्मल है, लेकिन वो एक कंटेंट है जो आपने अपने ऑडियंस को आगे प्रोवाइड किया हुआ है। अब अगर क्वालिटी कंटेंट आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको पता होगा कि यार ये बंदा या ये वेबसाइट हमें अच्छा कंटेंट दे रही है, रेलेवेंट कंटेंट दे रही है और हमें इससे फ़ायदा भी हो रहा है, तो उससे उनका ट्रस्ट बिल्ड होगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आएगी आपकी वेबसाइट पे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपकी वेबसाइट को विज़िट करेगी, इंगेज्ड रहेगी, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी का टाइम इंक्रीज़ होगा, तो अल्टीमेटली आपकी एसईओ भी बूस्ट होगी। एसईओ बूस्ट होने का क्या मतलब है कि आपकी वेबसाइट ज़्यादा अच्छे से काम करेगी और गूगल पे उसकी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। ये चीज़ें हम लोग सारी पढ़ चुके हैं। Generates leads, valuable content attracts potential customers and nurtures them through the sales funnel. अब होता क्या है कि सिर्फ ये नहीं है ना, ऑडियंस में सिर्फ वो बंदे नहीं है जिनको वो चीज़ें चाहिए होती हैं, ऑडियंस में वो बंदे भी होते हैं जो एनालाइज कर रहे होते हैं वेबसाइट्स को, उनके कंटेंट्स को, ताकि वो उनको उनसे सर्विसेज ले सकें या उनको कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे सकें। तो अगर आप पहले स्टेप से ही एक अच्छा ऑप्टिमाइज कंटेंट, एक अच्छा इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल कंटेंट उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे जो भी कस्टमर्स आएंगे, जो भी क्लाइंट्स विज़िट कर रहे होंगे आपकी वेबसाइट को, वो भी आपके काम में इंटरेस्टेड होंगे और इस तरह से आपकी जो सेल्स हैं या आपकी जो लीड्स हैं वो भी जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, आपका जो भी कंटेंट होता है वो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिख रहे हो, जैसे अब एक अकेडमी लॉन्च की, ठीक है, उस अकेडमी को लॉन्च तो कर लिया, लेकिन उसको आगे पहुंचाना कैसे है? हमने दो चीज़ें होती हैं, एक ग्राफिक्स और एक कंटेंट। हमें ग्राफिक्स चाहिए, इन्फोग्राफिक्स चाहिए, कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे मैसेज को आगे लोगों तक कन्वे कर रही है, और जिस तरह से वो कन्वे कर रही है या जिन एलिमेंट्स के थ्रू वो कन्वे कर रही है, वो बेसिकली आपके कंटेंट ही होते हैं। इसके बाद इट इस्टेब्लिशेस थॉट लीडरशिप। जब आप एक क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं ना, तो आपको पता होता है कि यार मैंने एक क्रिएटिव माइंडसेट आपके अंदर डेवलप हो जाता है। आपको पता होता है कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे सेट करनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐड नहीं करनी, क्या ऐड करना है क्या नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपको पता होती हैं फिर, ठीक है। तो आपका माइंड, आपका क्रिएटिव माइंड उस चीज़ में स्ट्रांग हो जाता है, और जब ये हाई क्वालिटी कंटेंट आपकी ऑडियंस तक पहुँचता है एज अ ब्रांड, तो वो क्या करता है कि उस ब्रांड को इंडस्ट्री में ऊपर से ऊपर लेके जाता है। वो बेसिकली क्या चीज़ होती है जो ऑडियंस सबसे पहले देखेंगे या पढ़ेंगे? जो भी आप इन्फोग्राफिक्स में भी आप कंटेंट ऐड कर रहे हैं, आप अपने ग्राफिक्स पोस्टर्स के अंदर भी कंटेंट ऐड कर रहे हैं, फ्लायर्स के अंदर भी आपका कंटेंट ही होता है, उसके बाद जो नीचे कैप्शंस होती हैं वो भी आपका कंटेंट ही है। तो इन सब चीज़ों को आपने किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस आपके कंटेंट की तरफ आए। Then it enhances customer experience. Relevant and informative content helps customers make informed decisions. ठीक है, increases brand awareness, measurable results, cost effective है, long term impact पड़ता है। अब for example आप keywords ऐसे यूज़ कर रहे हैं, या आपने अपनी niche ऐसे select की है कि ना सिर्फ इन आने वाले 3-4 माह के लोगों को उसका पता होगा, या इन 3-4 माह में जितनी सर्च होगी, जितना उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होगा, हो सकता है कि अगले सालों में उस कीवर्ड को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च किया जाए, या आगे जो बंदे उस चीज़ को स्टडी कर रहे होंगे उनको आपका कंटेंट हेल्प आउट करे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली, कंटेंट राइटिंग क्या है, कंटेंट राइटिंग क्यों ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कॉमन टर्म्स हैं दैट आर एसोसिएटेड विद द कंटेंट। सबसे पहले कंटेंट इटसेल्फ, द रिटन मटेरियल, ठीक है। सिर्फ ये याद रखें, जो भी रिटन मटेरियल है क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल, सोशल मीडिया पोस्ट, जितना भी आपका रिटन मटेरियल है उसमें दैट इज़ कॉल्ड अ कंटेंट। देन व्हाट इज़ कॉल्ड अ कॉपी। कॉपी होता है बेसिकली आप जो भी एडवर्टीजमेंट के लिए या मार्केटिंग के लिए जो पोस्ट और जो कैप्शंस यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर कॉपी राइटिंग, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग में क्या है? कंटेंट मार्केटिंग में आप एक फुल बैक एंड स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं कि आप अपने कंटेंट को ऑडियंस तक किस तरह से पहुंचाएंगे। एसईओ, कीवर्ड रिसर्च, मेटा टैग्स, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। आई डोंट थिंक के अच्छा, सॉरी, अब आवाज़ आ रही है आप लोगों को?
वीडियो भी नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट प्लीज़। तो हम कहाँ पर थे? हम कह रहे थे कि हमने एसईओ पढ़ा हुआ है, उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, कॉपी राइटिंग पढ़ा हुआ है, कंटेंट मार्केटिंग पढ़ा हुआ है, ओ सॉरी, कीवर्ड रिसर्च और मेटा हैशटैग्स भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका कंटेंट कैलेंडर। कंटेंट कैलेंडर क्या होता है बेसिकली कि एक चीज़ होती है कि आपने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर ली, फिर आपने उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना होता है। आप उसके बाद ये नहीं कर सकते कि ठीक है एक दिन कर ली, महीने में एक पोस्ट कर ली, अगले 3 महीने याद ही नहीं है कि भाई हमारा कोई अकाउंट भी है या हमने कोई पोस्ट भी करनी है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम अगर कोई वेबसाइट है तो हमने वहाँ पे कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग वगैरह कोई चीज़ अपलोड करनी है, तो ऐसे नहीं करना। आप प्रॉपर एक कंटेंट कैलेंडर डेवलप करेंगे जहाँ पे आप टॉपिक्स, डेट्स एक दफ़ा लिख के रख लेंगे कि मैंने इस डेट तक ये टॉपिक तो ज़रूर पब्लिश करना ही करना है, ठीक है। फिर आती है आपकी टोन और वॉइस। टोन और वॉइस बेसिकली होता है कि आप वो कौन सा स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। आप सरकास्टिकली लिख रहे हैं, आप उसको फर्स्ट पर्सन में लिख रहे हैं, सेकंड पर्सन में लिख रहे हैं, या आप अपने कंटेंट की टोन पे हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें कि आप अपने कंटेंट का कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करते हैं फॉर प्रेजेंटिंग इट टू योर ऑडियंस। देन इंगेजमेंट हमने देखा कि अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हैं तो उस पर आपके ऑब्वियसली जो इंट्रैक्शंस होती हैं कंटेंट के साथ, पोस्ट इंप्रेशंस होते हैं, वो सब चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। फिर आपका जो वेबसाइट या ब्लॉग का कोई अकाउंट है उसमें भी आपके सारे व्यूज़ और शेयर्स वगैरह वो सारी चीज़ें काउंट हो रही होती हैं। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन भी हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं कि हम किस तरह से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, या किस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं कि आगे हम उसकी एसईओ रैंकिंग्स या सर्च इंजन की रैंकिंग्स को हम ज़्यादा बेहतर कर सकें। रीपर्पसिंग का क्या मतलब है कि अडेप्टिंग कंटेंट फॉर डिफरेंट फॉर्मेट्स और प्लेटफॉर्म्स, लाइक टर्निंग अ ब्लॉग पोस्ट इनटू अ वीडियो। फॉर एग्जांपल आपने एक ब्लॉग पोस्ट बनाई, आप उसको वीडियो बना रहे हो, आपने कंटेंट लिखा था लेकिन आप उसको ग्राफिकली भी एडिट करके आप उसको अपने अकाउंट पे पोस्ट करें, तो वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि आप अपने कंटेंट को आगे किस तरह से पहुंचा सकते हैं। एवरग्रीन कंटेंट का क्या मतलब है? जैसे हमने अभी देखा था कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का क्या मतलब है कि आपको वो चीज़ लंबे अरसे तक हेल्प आउट करेगी, ठीक है। वो एक चीज़ रेलेवेंट रहेगी, वैल्यूएबल रहेगी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो सेम एवरग्रीन कंटेंट भी यही होता है कि आपका जो कंटेंट है वो इट रिमेन्स रेलेवेंट एंड इट रिमेन्स वैल्यूएबल ओवर टाइम रादर देन बिकमिंग आउटडेटेड क्विकली। अब इसका क्या मतलब है? जिस तरह से हमने देखा था कीवर्ड रिसर्च में के दौरान कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो सिर्फ सीजनल है। सीजनल का क्या मतलब है कि मंथ में या ईयर के एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट में वो जो जो भी आपके कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स उन पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होता जाता है। बाकी पूरा साल का टाइम वो सर्च वॉल्यूम उस पर नियरली ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो वो कंटेंट्स एवरग्रीन नहीं रहते, फिर वो कंटेंट्स सिर्फ सीजनल हो जाते हैं। तो आपने जो भी कीवर्ड या आपने जो भी टॉपिक सेलेक्ट करने होते हैं वो आपने इस तरह के सेलेक्ट करने होते हैं तो कि वो आपको लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट प्रोवाइड करें। हाँ, जो सिग्नल का इशू है वो मेरे एंड पे भी है क्योंकि इंटरनेट के सिग्नल्स वीक हो गए हैं आज बहुत। बट डोंट वरी, मैं आप लोगों को साथ ही ना अभी इसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर लेती हूँ। अभी थोड़ी देर गुजारा करें अगर आप लोगों को इस तरह से समझ आ रही है तो। अभी आज 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 का तो बेसिकली सारा थियोरेटिकल ही है, तो सुन लें, काफ़ी है। स्लाइड्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। कंटेंट एनालिटिक्स में हमने देख लिया कि वो सारी हमारे कंटेंट की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें, इंगेजमेंट, उसके व्यूज़ कितने हैं, उसमें कन्वर्जन्स कितनी हैं, उसके बाद उसकी शेयरिंग कितनी है, कमेंट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें, ठीक है।
फिर उसके बाद अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले आती है आपकी ब्लॉग राइटिंग। अच्छा, ब्लॉग राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग तकरीबन सेम है, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्लॉग में आप अपने ओपिनियंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉग की लेंथ भी तकरीबन कह लें कि 1000 to 1200 मैक्सिमम जाती है। मैक्सिमम आप बेशक अपनी मर्ज़ी से कर लें, लेकिन ब्लॉग आप स्टार्ट कर सकते हैं 200-300 वर्ड से, ठीक है। मिनिमम 200 से मैक्सिमम आप 1500 तक लेके जा सकते हैं। और आर्टिकल होता है कि वो बेसिकली टोटली फैक्ट्स एंड फिगर्स बेस्ड एक कंटेंट होता है, और वो आपने बिल्कुल फॉर्मल राइटिंग में लिखना होता है, और उसकी जो लेंथ होती है वो स्टार्ट ही 500-600 से ऐसे हो रही होती है, और मैक्सिमम वो जाती है 2000, 2500 या 3000 तक। तो वो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट सर्च इंजन हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन मिनिमम रेंज इतनी ही रहती है। फिर कॉपी राइटिंग भी हमने देख लिया कि एडवर्टीजमेंट्स वगैरह के लिए, मार्केटिंग मटेरियल या सेल कैंपेन्स के लिए जो भी कंटेंट यूज़ होता है, चाहे वो आपकी वीडियो में कंटेंट यूज़ हो रहा है, चाहे वो आपकी पोस्ट में कंटेंट यूज़ हो रहा है, या आपकी कैप्शंस में कंटेंट यूज़ हो रहा है, वो सारा कॉपी राइटिंग में आता है। अब टेक्निकल राइटिंग में आपके सारे यूज़र मैनुअल्स या गाइड्स वगैरह या इंस्ट्रक्शन कंटेंट, जैसे हम कोई भी फॉर एग्जांपल हम बीपी ऑपरेटर्स परचेज़ करते हैं, तो उस बीपी ऑपरेटर्स के साथ उसका एक यूज़र मैनुअल भी वो साथ भेजते हैं, तो वो डैट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग, ठीक है, कि आप टेक्निकलिटीज़ को ऐड कर रहे हैं अपने उसमें, और आप सारे प्रोसीजर्स वगैरह को डिफ़ाइन कर रहे हैं। सोशल मीडिया राइटिंग में क्या होता है कि आप शॉर्ट टर्म कंटेंट लिखते हैं फॉर योर पोस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन क्या होती है? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में बेसिकली जैसे आप लोग ऑनलाइन अगर शॉपिंग वगैरह भी करते हैं, तो हर प्रोडक्ट के नीचे उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटीज़, उसकी कह लें कि जो भी फीचर्स होते हैं वो लिखे हुए होते हैं, और वो साथ कई दफ़ा तो ये भी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये इतने सेल आउट हो चुके हैं, इस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, इस ईयर में मैन्युफैक्चर हुआ, या इसके ये फीचर्स वगैरह हैं, वो सारा कुछ। तो वो जो एक प्रोडक्ट को एक चीज़ डिस्क्राइब कर रही है ना, वो जो कंटेंट है उसको हम स्पेसिफिकली प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं, और ये एक सेपरेट नीश है। एसईओ राइटिंग में क्या होता है? एसईओ राइटिंग में आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं फॉर योर सर्च इंजन्स, एंड यू ऐड मेटा टैग्स। मेटा टैग्स में क्या क्या आते हैं आपके? हैशटैग्स, टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन। ईमेल राइटिंग, टेक्निकल राइटिंग में ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र गाइड्स लिख रहे होते हैं, फिर मैनुअल्स वगैरह होते हैं, ऐसी सारी चीज़ें जो जिनमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हों और सारे प्रोसीजर्स वगैरह वो बता रही हों, और बेसिकली आपके जो सीवी या रेज्यूमे है वो भी टेक्निकल राइटिंग का ही एक पार्ट है। उसमें क्या है बेसिक के आपके बारे में एक एक किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में एक प्रॉपर सारा उसकी डिटेल होती है कि आपने इसको इस तरह से यूज़ करना है, इन कंडीशंस में यूज़ करना है, ऐसे ऐसे यूज़ करना है। तो वो सारी जो चीज़ें होती हैं, सारा जो इंस्ट्रक्शनल कंटेंट होता है ना, वो उसको आप टेक्निकल राइटिंग में इन्वॉल्व करते हैं। ईमेल राइटिंग में क्या होता है? ईमेल राइटिंग में बेसिकली आप एक ईमेल ऑप्टिमाइज़ करते हैं, या आप एक ईमेल डिवाइस करते हैं, और वो ईमेल आप आगे डिफरेंट कंपनीज़ वगैरह को शेयर कर रहे होते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो उस ईमेल मार्केटिंग या ईमेल राइटिंग की भी अलहदा से एक डोमेन है, जिसमें आपको अलहदा से सब कुछ सिखाया जाता है कि आपने उस ईमेल को किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है, या आपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए किस तरह से ईमेल मार्केटिंग करनी है। फिर है वाइट पेपर राइटिंग। वाइट पेपर राइटिंग में जो इन डेप्थ रिपोर्ट्स होती हैं सारी रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री ट्रेंड्स, रिसर्च या टेक्निकल टॉपिक्स, वो सारी इन्वॉल्व होती हैं वाइट पेपर राइटिंग में। केस स्टडीज़ क्या होती हैं? केस स्टडीज़ में बेसिकली आप कोई भी चीज़, उसकी प्रॉपर पूरी हिस्ट्री, उसकी बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स, ये चीज़ हुई, यहाँ पे इसका प्रॉब्लम था, इस पूरे प्रोसेस में ये इश्यूज थे, तो एक प्रॉपर एक पूरे प्रोसेस को लेके आप उसको इन डेप्थ स्टडी कर रहे होते हैं, और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो आपकी केस स्टडी होती है। ई बुक राइटिंग होता है कि आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखते हैं, बट फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है।
घोस्ट राइटिंग में क्या होता है कि बेसिकली अब इसमें ये थोड़ी सी चेंज टर्म होगी आप लोगों के लिए। अब ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बिस्मा का एक अकाउंट है ब्लॉग का, ठीक है। बिस्मा ने अपना एक ब्लॉग अकाउंट बनाया और इसको ये नहीं पता कि उसको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, बट उसने ब्लॉग अकाउंट जो है वो अपने नाम से बनाया। अब वो मुझसे कांटेक्ट करेगी कि मैं उसको ब्लॉग्स लिख कर दूँ और वो ब्लॉग्स अपने अकाउंट पे या अपनी वेबसाइट पे अपने नाम से पब्लिश करें, ठीक है। नाम उसका ऐड हो रहा होगा लेकिन वो पीछे कंटेंट मैं लिख रही होंगी। तो बेसिकली इसको घोस्ट राइटिंग कहते हैं कि आप अपना नाम जाहिर किए बगैर अपने कंटेंट को आगे पब्लिश करवा रहे होते हैं। ग्रांट राइटिंग में क्या है कि जितने भी सारे प्रपोजल्स या एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट एजेंसीज़, वो आपकी ग्रांट राइटिंग में आती हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग का आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। यूएक्स राइटिंग होता है यूज़र सेंटर्ड कंटेंट, जो स्पेसिफिकली हम यूज़र्स के लिए ही लिखते हैं या उनकी डिमांड्स को कह लें कि नज़र में रखते हुए लिखते हैं। तो बेसिकली दिस वाज अबाउट, वो जो अक्सर राइटिंग में एनोनिमस लिखा होता है। नहीं, दैट इज़ नॉट घोस्ट राइटिंग। वो एनोनिमस तो वो अपनी तरफ से खुद लिखते हैं ना, वो कह लें कि एक छोटा सा पार्ट है उसका। लेकिन घोस्ट राइटिंग टिपिकली यही होता है कि आप एक कंटेंट लिख रहे हैं, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट एजेंसीज़ को, लेकिन आप उनको ये अलाउ कर रहे हैं कि वो आपका कंटेंट अपने नाम से पब्लिश करें, ठीक है। और आप पीछे आप उस चीज़ का क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन आप उस चीज़ की पेमेंट्स ले रहे होते हैं। तो सेकंड है हमारा, सेकंड टॉपिक करना है आज। यस, नाइस इनफ ठीक है, जल्दी जल्दी डिसाइड करें। सेकंड हम लोगों ने थोड़ा सा लंबा पढ़ना है। उसमें है कि आप एक मैं आपको दिखाती हूँ अपनी नीश को कैसे सिलेक्ट करते हैं और ऑडियंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मेरे हिसाब से तो आप लोगों के लिए आज इतना ही काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट है, ठीक है। और बाकियों में इतना मसला नहीं होना अगर हम एक दिन भी सोशल मीडिया कंटेंट को देते हैं और एक दिन भी हम लोग आर्टिकल को देते हैं, तो हमारे पास एक दिन और एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए भी कोई ना कोई एक और डोमेन ले लेते हैं। सोशल मीडिया कंटेंट देखेंगे, हम आर्टिकल कंटेंट देखेंगे, आर्टिकल कंटेंट करेंगे, सॉरी आर्टिकल राइटिंग देखेंगे। यस, कंटेंट राइटिंग इंटरेस्टिंग है। ये सिर्फ आपकी क्रिएटिविटी पे बेस करती है। ओके, नाइस। चलें फिर हम आगे नहीं बढ़ते। आप लोग बताएं कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप किसी भी टाइप के बारे में, या आप कोई कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ये माशाल्लाह से बाकी बच्चे किधर हैं? Yes, there is a huge difference between product description and advertisement. एडवर्टीज़मेंट कंटेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एडवर्टीज़मेंट कंटेंट में आप बेसिकली प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट नहीं करते, आप अपने कंपनी की एडवर्टीज़मेंट करते हैं या उस सर्विसेज की एडवर्टीज़मेंट करते हैं। उसमें आप उनके ही फीचर्स बताते हैं, आप उनको डायरेक्ट कॉल टू एक्शन दे रहे होते हैं। कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है कि आप डायरेक्ट एक, जैसे हम लिखते हैं ज्वाइन दिस कोर्स या ज्वाइन दिस वेबिनार, ज्वाइन दिस वर्कशॉप ऑफर्ड बाय दिस एंड ऑल दैट, सारी डिटेल्स वगैरह हम उसमें ऐड कर देंगे। वो डैट इज़ अ टाइप ऑफ एडवर्टीजमेंट और अ टाइप ऑफ योर सोशल मीडिया कंटेंट या अ माइनर टाइप ऑफ कॉपी राइटिंग, ठीक है। कॉपी राइटिंग बेसिकली बिजनेस वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन वेबिनार्स वगैरह के लिए भी जो हम कॉल टू एक्शन सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं वो हम कॉपी राइटिंग का ही स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। अब जो है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है
आप आपकी ई कॉमर्स साइट्स पे, ई कॉमर्स साइट्स हम लोगों ने पढ़ी थी, वो साइट्स जहाँ पर आपकी सर्विसेज वगैरह सेल हो रही होती हैं, या आप जिन जिन पे आप अपना अकाउंट वगैरह बना के या अपना एक स्टोर बना के चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप डिफरेंट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के सारे फीचर्स बताने होते हैं। उसमें आप उनको ये नहीं कहते कि आके हमारा प्रोडक्ट ख़रीदें, आपने सिर्फ उनको उसके फीचर्स को इस तरह से अट्रैक्टिवली डिफ़ाइन करना होता है कि अगला बंदा मजबूर हो जाए कि वो आपसे वो प्रोडक्ट ले ले। अगर आपने अपनी एडवर्टीजमेंट उसके लिए बनानी है ना, तो वो बेसिकली होगी वहाँ पर एडवर्टीजमेंट कंटेंट है कॉपी राइटिंग। लेकिन जब आप अपनी उस वेबसाइट पर एक एक अपना प्रोडक्ट जैसे उसके पिक्स वगैरह ऐड कर रहे होंगे, प्रोडक्ट लगा रहे होंगे, उसके नीचे जितनी आपने प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करनी है वो है आपकी असल में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ओके, और कोई किसी का क्वेश्चन, किसी ने कुछ पूछना हो? चलें, फिर मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप कौन सी लगती है कंटेंट राइटिंग की, या आप लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? ईमेल राइटिंग, दैट इज़ गुड। आप लोगों की मैंने एक वर्कशॉप अरेंज करवाई थी वैसे इसी प्रोग्राम के अंदर थी ईमेल राइटिंग की भी, लेकिन उसके इंस्ट्रक्टर अवेलेबल नहीं थे तो हमें वो डोमेन चेंज करनी पड़ी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों को ईमेल राइटिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में, या ईमेल मार्केटिंग आप लोगों को डिटेल में करवाई जाए, लेकिन वो इस मंथ में तो पॉसिबल नहीं होगी, अक्टूबर 15 के बाद ही देखते हैं। यस, मार्केटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है, आर्टिकल राइटिंग भी बहुत हेल्पफुल है, सोशल मीडिया राइटिंग भी होगी इंशाल्लाह आप लोगों की। आर्टिकल राइटिंग, सोशल मीडिया राइटिंग तो मैं खुद करवा रही हूँ। ईमेल राइटिंग में मेरी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं है, तो ईमेल राइटिंग मैं आप लोगों को खुद करवाना नहीं चाह रही थी, उनके इंस्ट्रक्टर मैं उनसे मैं कांटेक्ट करती हूँ, तो सेपरेट हम वर्कशॉप उसके लिए अरेंज कर लेंगे, इस प्रोग्राम के अंडर नहीं, लेकिन वैसे ही सेपरेटली हम 1-2 दिन की वर्कशॉप अरेंज कर लेंगे ईमेल राइटिंग के लिए। और बाकी बंदे कौन कौन है भला? बिस्वा का हो गया। टेक्निकल राइटिंग ओके, टेक्निकल राइटिंग भी बहुत अच्छी डोमेन है। चलें ठीक है, आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कोई भी इशू हुआ, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अभी भी नहीं आई? चलें, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है जिसकी वजह से मीटिंग प्रॉपरली नहीं हो रही, कनेक्ट नहीं हो रही, बार बार कनेक्शन लूज़ हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।